आसमान से आग के गोले गिर रहे थे। पहले तो उन्हें लगा कि ये शहाबिस साकिब हैं, लेकिन टॉम फौरन समझ गया ये सैटेलाइट्स थीं जो फिजा में जलकर गिर रही थीं। दुनिया का पूरा टेक्नोलॉजी का निज़ाम तबाह हो रहा था। और ये ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक खानदान कैरिबियन में अपनी यॉट पर बेहतरीन छुट्टियां मना रहा है, धूप, समंदर, सुकून। लेकिन ये सुकून एक बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा है। ये सवाल इस कहानी का मरकज़ है, जहाँ एक ख़ानदान को जल्द ही एक ऐसी नाकाबिले तस्वर हकीकत का सामना करना पड़ता है जिसने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है जूलिया, टॉम और उनके बच्चों कैसी और बेन से। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब अचानक पानी में तैरते हुए जूलिया को महसूस होता है कि जैसे किसी ने इसे नीचे से खींचा है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये बेचैनी की पहली लहर थी जो आने वाले खतरे का इशारा दे रही थी। और फिर एक के बाद एक अजीब वाकयात होने लगते हैं। पहले वो वेल मछलियों का एक खूल नजर आता है जो बिल्कुल भटका हुआ था, फिर पानी के नीचे टॉम पर किसी बहुत बड़ी मखलूक का हमला, और आखिर में यार्ड की तमाम बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाते हैं। ये सब इस बात की अलामतें थीं कि फितरत का तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ चुका है। और फिर खानदान अपनी आंखों से वो देखता है जो नाकाबिले यकीन था। आसमान से आग के गोले गिर रहे थे। पहले तो उन्हें लगा कि ये शहाबिस साकिब हैं, लेकिन टॉम फौरन समझ गया ये सैटेलाइट्स थीं जो फिजा में जलकर गिर रही थीं। दुनिया का पूरा टेक्नोलॉजी का निज़ाम तबाह हो रहा था। और ये अफरा तफरी सिर्फ बाहर की दुनिया तक महदूद नहीं रही। एक खौफनाक तूफानी रात में इसका असर सीधा इस खानदान पर पड़ने लगा। कंपस पागलों की तरह घूमने लगे। जूलिया की नाक से अचानक खून बहना शुरू हो गया। केसी बीमार पड़ गई और एक अजीब कान फाड़ देने वाली आवाज ने सबको आजियत में मुब्तला कर दिया। जो कुछ भी हो रहा था वो अब उनके जिस्मों पर भी हमला कर रहा था। वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन जब सुबह हुई तो उनका सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। जब उन्होंने बाहर कदम रखा तो उनके पांव तले जमीन निकल गई। समुंदर वहां था ही नहीं, मीलों तक पानी का नामो निशान नहीं था। उनकी यॉट एक वसी, खाली और वीरान समुद्री फर्श पर फंसी हुई थी। ये मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। तभी रेडियो पर एक बहुत ही कमज़ोर सिग्नल मिलता है। नूहा नामी एक सबमरीन का कप्तान उन्हें बताता है कि असल में हुआ क्या है। ज़मीन के मैग्नेटिक कुतब उलट गए हैं, जिसकी वजह से समुद्र अपनी जगह से हट गया है। ये एक ऐसी तबाही थी जो आखिरी बार 7,80,000 साल पहले हुई थी। नू उन्हें एक खौफनाक इंतखाब भी पेश करता है। समंदर एक हफ्ते में वापस आएगा और जब आएगा तो एक कयामत बर्पा कर देगा। उसकी सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है। अब खानदान को ये फैसला करना था कि 4 में से कौन से 3 लोग बचेंगे और उन्हें सबमरीन तक पहुंचने के लिए मीलों पर फैले इस खतरनाक समुद्री फर्श को पैदल पार करना होगा। लेकिन उससे पहले कि वो फितरत के इस कहर का सामना करते, उन्हें एक और बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। एक और इंसान। टॉम एक जख्मी शख्स को पानी की पेशकश करता है, लेकिन वो शख्स मदद कबूल करने के बजाय टॉम पर हमला कर देता है। वो टॉम के पेट में एक हारपून घूंप देता है और फिर बेरहमी से उसकी गर्दन काट देता है। एक ही लम्हे में बका की जंग एक खूनी लड़ाई में बदल जाती है। वो हमला आवर अब जूलिया और बच्चों के पीछे पड़ जाता है। यार्ड के अंदर एक खौफनाक लड़ाई होती है। एन इस वक्त जब वो जूलिया को पकड़ लेता है, कैसी हिम्मत दिखाती है और फ्लेयर गन से उस पर फायर कर देती है। यार्ड में आग लग जाती है और खानदान को अपनी जलती हुई कश्ती से भागना पड़ता है। अब जूलिया बेवा हो चुकी थी और उसे अपने बच्चों को इस वीरान दुनिया में अकेले बचाना था। उनके पास अपने गम मनाने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि वो जख्मी हमलावर अब भी उनका पीछा कर रहा था। और वो समंदरी फर्श किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। हर तरफ देवयाकल समंदरी मखलूक के ढांचे बिखरे पड़े थे, प्लास्टिक के कचरे के पहाड़ थे और जहरीले केमिकल्स के जौहर। ऐसे माहौल में जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। एक तबाहशुदा हवाई जहाज के मलबे में पनाह लेते हुए उन्हें सुकून का एक लम्हा मिलता है। केसी अपनी माँ से पूछती है कि वो और उसके वालिद कैसे मिले थे। जूलिया मुस्कुराकर बताती है कि टॉम उसका मरीज था और उसने कितनी खूबसूरती से अपने प्यार का इजहार किया था।
یہ ایک جذباتی لمحہ تھا جو انہیں یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کھو دیا ہے۔ لیکن رات کے اندھیرے میں وہ حملہ آور انہیں ڈھونڈ نکالتا ہے۔ وہ کیسی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب جولیا ایک ماں شیرنی بن چکی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس شخص پر چاقو سے حملہ کر کے اسے مار ڈالتی ہے۔ انہیں لگا کہ شاید سب سے بڑا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن وہ بہت غلط تھے۔ اس سمندری فرش پر ابھی اور بھی خوفناک چیزیں چھپی ہوئی تھیں۔ اگلی صبح جولیا کی آنکھ ایک عجیب آواز سے کھلتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ گوشت خور کیکڑوں کا ایک بہت بڑا، ناقابل یقین حد تک بڑا جھنڈ ان کی طرف پڑ رہا ہے۔ ایک بار پھر انہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے۔ اسی بھاگ دوڑ میں جولیا ریڈیو پر نو سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جو اسے ایک اور خوفناک خبر دیتا ہے۔ سمندر ایک ہفتے میں نہیں بلکہ صرف چند گھنٹوں میں واپس آ رہا ہے۔ اب بقا کی یہ دوڑ اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ سب مرین کے بالکل قریب پہنچ کر ایک چٹان گرتی ہے اور جولیا اپنے بچوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ اس کی ٹانگ بری طرح زخمی ہے اور وہ چڑھ نہیں سکتی۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ وہ اس کے بغیر سب مرین میں چلے جائیں، لیکن کیسی اپنی ماں کو چھوڑنے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ واپس آ کر جولیا کی مدد کرتی ہے۔ بین سب مرین سے فائرنگ کر کے کیکڑوں کے جھنڈ کو دور رکھتا ہے۔ وہ بمشکل سب مرین تک پہنچتے ہیں، جبکہ کیکڑے باہر پڑے زخمی نوح کو کھا جاتے ہیں۔ سمندر کی پہلی لہر کے ٹکرانے سے صرف 1 سیکنڈ پہلے وہ ہیچ بند کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سمندر کی طاقتور لہریں سب مرین کو کھلونے کی طرح اچھالتی ہیں۔ خاندان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک نئی اور غیر یقینی صبح کا سامنا کرتے ہیں۔ لہروں نے انہیں ایک تباہ شدہ شہر کے ساحل پر لاپٹ کھا تھا۔ پرانی دنیا ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ زندہ تھے۔ ان کے پاس امید کی ایک کرن باقی تھی، سب کچھ دوبارہ شروع کرنے کا ایک موقع۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، لیکن سوال یہ باقی ہے کہ اس تباہ شدہ سیارے پر وہ کیسا مستقبل بنا پائیں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے سکتا ہے۔